हमने इससे पहले एक डेरिवेशन की थी, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एनर्जी निकल कर आई थी हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों स्टोर कर लेता है कि जब आप कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज देते हैं तो यू हैव टू डू सम वर्क, या सोर्स जो भी आपने लगा रखा उसे कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क क्या करता है, वो वर्क कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर देता है। इस्टेब्लिश कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिश करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिश कर देने में कुछ जो एनर्जी आपने खर्च करी, जो वर्क करा, वही सारा वर्क यहां स्टोर हो गया एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक इसी तरह जब आप किसी इंडक्टर में एक करंट स्टैब्लिश कर रहे हैं, आपको याद होगा कि ये अपने सेल्फ इंडक्शन के कारण इस करंट के ग्रोथ को अपोज कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती आपने इसके अंदर करंट भेज दी, करंट इसमें स्टैब्लिश हो गया, तो क्या होता है, इसके चारों तरफ इसने अपना एक क्या बना लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए आपके सोर्स ने कुछ मेहनत करी, कुछ काम करा। किस सोर्स ने, जो करंट इसमें भेज रहा है। और वो एनर्जी जो वर्क किया सोर्स ने, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब कितनी स्टोर हो जाएगी इसमें एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ सी वी स्क्वायर। वोल्टेज पर डिपेंड है, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपने जीरो कर दिया तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी जीरो। यहां आपने अगर करंट जीरो कर दी तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। तो कोई आइडिया लगा सकता है कि ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज जीरो कर दिया तो खत्म हो गई, करंट जीरो कर दिया तो खत्म हो गई। कोई आइडिया बताएगा, आइडिया लगाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आने वाला है। इसी का जोड़ीदार आएगा बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। लेट द करंट इन इंडक्टर बी आई, ठीक है। हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स कितना बनेगा बोलो, है कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, ड्यू टू चेंज इन करंट, करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी बनेगी आपकी, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू कितना, ई आई इंटू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर है क्या बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना बना है आपका, माइनस एल आई डी आई बाय डी टी। देन डी डब्ल्यू इक्वल्स माइनस एल आई डी आई, समझ रहे ना। या मैं अगर इसे कहूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्मॉल टाइम डी टी, तो डी टी को मुझे यहाँ ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये डी डब्ल्यू निकल कर आया। टोटल वर्क डन कितना होगा बोलो, टोटल वर्क डन कितना निकल कर आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू कितना निकल कर आया बोलो, माइनस
LI/DI, है ना। अब जो निगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद, कौन सा लॉ था वो? लेंजिज लॉ। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू LI/DI, टोटल वर्क डन फॉर establishing the current, total work done, इंटीग्रेशन ऑफ dw कहां से कहां तक? 0 से I तक। तो वर्क डन कितना बना बोलो? इंटीग्रेशन 0 से I तक LI/DI। L कांस्टेंट है यहाँ, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करती करंट वरंट पर। तो क्या बना? फ्रॉम 0 टू I/DI, सिंपल है बिल्कुल। L क्या बनेगा बोलो? I² फ्रॉम 0 टू I, और इसके बाद W इज इक्वल टू हाफ LI² माइनस 0²। तो क्या आंसर बना आपका? इज इक्वल टू हाफ LI², हाफ LI² जूल। और हम क्या कहेंगे कि दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज मैग्नेटिक potential energy, U is equals to half LI² joule. This is the magnetic energy stored in a pure inductor. किसी के मन में आया था ये फॉर्मूला जब मैंने पूछा था कि हाफ CV² के जैसा क्या निकलेगा? CV² वहां वोल्टेज पर डिपेंड है, कैपेसिटी आ रही थी, यहाँ करंट पर डिपेंड है, करंट आ गया I, और कैपेसिटी के बजाय क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ इंडक्टर, वही का वही फॉर्मूला है बिल्कुल। ठीक है जी। अब इसी में आपको थोड़ा सा और आगे बता दूं,